हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्रीवियसली हमने जो हमारी इकोनॉमी को लाइफ देते हैं, इकोनॉमी को अलाइव रखते हैं, उनकी सेगमेंट्स के बारे में हमने देखा था और हमने पढ़ा था रोडवेज़ के बारे में कि रोडवेज़ कैसे हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं एंड उसका इंपॉर्टेंस क्या है। आज जो हम बात करने वाले हैं ऐसे ही लैंड ट्रांसपोर्टेशन के एक और सेगमेंट की बात करेंगे जो कि है हमारा रेलवेज़। ठीक है, हम आज बात करेंगे रेलवेज के बारे में। तो ये रेलवेज किस तरह से हमारे इकोनॉमी को बेनिफिट देते हैं, कैसे हमारे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर में। ओके, तो देखिए रेलवेज के बारे में, हालांकि मैंने इसके बारे में जब मैं आपको रोडवेज पढ़ा रहा था तो बहुत सारे कंपैरिजन के अंदर रेलवेज के बारे में थोड़ा हमने क्रिटिसाइज कर लिया था, लेकिन मैंने वहां पर यह भी कहा था आपको कि जो रेलवेज है उसका अपना एक बहुत ही स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंस है और रोडवेज का अपना होता है। इंपॉर्टेंस ऐसे है कि रोडवेज जो कर सकता है वो रेलवेज नहीं, और रेलवेज जो कर सकता है शायद वो रोडवेज नहीं कर सकता। रेलवेज के बारे में हम बात करें तो रेलवेज एक बहुत लार्ज पैमाने पर हमारे जो पैसेंजर्स हैं या फिर हमारे जो गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाने में कैपेबल है। रोडवेज वो चीज़ नहीं कर सकती। चीपर भी बहुत है, ठीक है, और कंफर्टेबल भी बहुत है। तो इस कारण से अगर रोडवेज की बात करें या रेलवेज की बात करें तो इनका खुद का स्पेसिफिकेशन है, आप इसको दोनों को आपस में ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं फिर वही कहूँगा कि जो रोडवेज होते हैं वो थोड़ा सा बहुत आसानी से आम जनता के साथ कनेक्ट हो जाता है, बट रेलवेज के लिए रूट बड़ा होना चाहिए, उसका कुछ जोन जो है वो काफ़ी ज्योग्राफिकल एरिया उसका बड़ा होना चाहिए, तब वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है इंस्टेड ऑफ एक छोटी दूरी के। ठीक है, देखिए रेलवेज का बेसिक जो प्रिंसिपल है, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उन चीज़ों के लिए है जब आप कोई चीज़ सामान और या फिर पैसेंजर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाते हैं। ठीक है, और ये कहीं पर भी, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो वो हो सकता है हम बिजनेस के लिए जा रहे हों या फिर टूर के लिए जा रहे हों, घूमने के लिए जा रहे हों, तो ये चीज़ें आसानी से रेलवेज के थ्रू हम कर सकते हैं। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर हम आसानी से रेलवेज की मदद से पहुंचा सकते हैं। रेलवेज का इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक पार्ट है। सॉरी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये एक्सेलरेट करता है हमारी डेवलपमेंट को ऑन द बिहाफ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर फाइनल जो गुड्स हमें मिलते हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो मैन्युफैक्चर हो गए फाइनल गुड्स हमें मिलते हैं, उसको कंट्री में हर जगह पर पहुंचाने के लिए जो रेलवेज हैं वही कैपेबल है। क्योंकि अगर आपने इसको सोचिए, आपने कोई चीज़ हार्वेस्ट वगैरह है उसको ग्रो किया या कोई भी सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, अगर आपने रोडवेज का सहारा लिया तो रोडवेज में टाइम बहुत लग जाएगा, और आपने अगर एयरवेज का लिया तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। लेकिन जो रेलवेज हैं वो चीपर भी है और एक्यूरेट भी है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक्सेलरेट करता है हमारी डेवलपमेंट के मोड्स को, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चा, तो ये थ्योरी है, इसको थ्योरी के तौर पे ही पढ़ा सकते हो, आप ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकते हो। हाँ, कुछ डेटाज आएंगे। देखिए कि जैसे इंडियन रेलवेज की हम बात करें तो लगभग हमारे यहाँ पर 7137 स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन। इसके अंदर इनकी टोटल लेंथ अगर देखी जाए तो लगभग 66,687 किलोमीटर्स हैं। अब ये बहुत बड़ा आप कह सकते हो एक जोन है, बहुत बड़ा एक एरिया है जो ये कवर कर रहे हैं। इसमें लगभग बेटा अगर आप देखेंगे तो 11,122 तो इंजन ही है हमारे। अगर पूरे इंडियन रेलवेज की बात करें तो लगभग 7,137 जो स्टेशन हैं, और लगभग इसकी दूरी ये जो पूरी कंप्लीट करते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग 67 है, 67,000 ना। इसके अलावा इनमें जो रेलवेज इंजन चलते हैं वो जो वैगन्स के साथ में वो अप्रॉक्सीमेटली 11,122 हैं। इसके अंदर और अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो लगभग 54,506 पैसेंजर व्हीकल्स हैं, और इसके अलावा जैसे कुछ होता है ना सर्विस लेन को सही करने वाले या फिर और दूसरे सपोर्टिव्स, तो दैट आर 6,899 टोटल। अगर हम इन इंजन्स के साथ में अगर डब्बों को जोड़ दे, वैगन्स को जोड़ दें, आई मीन टू से, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2,51,256 वैगन्स हैं। ये डेटा जो है हम बात कर रहे हैं 2016 की, मार्च 31। तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे नहीं पूछी जाती ये क्या कितना क्या है, बट हाँ इंपॉर्टेंस आपसे पूछ लेंगे, और इसमें से वैसे भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आप इसमें ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
हम अगर बात करें इंडियन रेलवेज को, तो अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रेलवेज को 16 जोन्स में इन्होंने डिवाइड किया है। 16 जोन्स वी हैव डिवाइडेड इंडियन रेलवेज। अब इनका कंफर्ट था उसके हिसाब से, आसानी से। क्यों? क्योंकि नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ज़रूरी है कि इसको डिवाइड किया जाए और हर एक यूनिट को एक सेंट्रल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। तो जो इंडियन रेलवेज है उसको इन 16 डिवीजन्स में डिवाइड करके इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है उसको और इफेक्टिव बनाया गया है। ये भी आप समझें कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन रेलवेज का एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पीछे और भी कौन कौन से फैक्टर्स थे, मतलब किस हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया। कोई तो फैक्टर होगा। ये तो मान लिया उसका एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करना था, अब ये बेहतर करने के लिए भी तो कोई ना कोई और भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं। तो पहला फैक्टर था फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी क्या होता है? ये होता है कि आपका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है किसी प्लेस का। लाइक जहां पे हिमालयन रेंज है, के प्लेन्स है, के प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट है, घाट्स हैं, तो इन हिसाब से ज्योग्राफिकल कंडीशंस जहां पे जो कॉमन ना हो, इक्वल ना हो, उसके हिसाब से डिवीजन किया। इकोनॉमिकल सेक्टर्स के हिसाब से डिवीजन किया और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिवीजन किया। तो इस तरह से हमने 16 पॉइंट्स में, 16 जोन्स में इसको डिवाइड किया है। तो अब तक जो सारी चीजें हमें अच्छी अच्छी लग रही थी, इसके साथ में कुछ चीजें और ऐड हो जाती हैं कि इंडियन रेलवेज जो हमें काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, काफी चीपर है, लेकिन इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने देखने को मिल रही होती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? कि पहली प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ पर जो ट्रैक्स हैं वो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए थे तो उन्होंने ये ट्रैक्स वगैरह बिछाए थे और उसके बाद से इनका रिपेयर नहीं हुए, और होते हैं तो बहुत ही छोटे पैमाने पे। तो ये काफी पुराने हो गए हैं, इसको थोड़ा सा चेंजेस की जरूरत है। तुम जानते होंगे कि इंडियन रेलवेज डिवीजन जो इसका किया जाता है वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि ट्रैक्स का मतलब जो लेंथ है और जो उसका कितना वो वाइड है, मतलब किस टाइप के व्हीकल्स, किस टाइप के लोकोमोटिव्स उस पर चलेंगे, इंजन कैसे चलेंगे। देखो, एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीटर गेज, एक होता है नैरो गेज। नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज। नैरो गेज वो होता है जिसका जो पटरियों के बीच में जो गैप होता है वो काफी छोटा होता है, मतलब छोटे इंजन ही उस पर चलते हैं। फिर उससे बड़े जो पैमाना होता है, उससे बड़ा जो सेगमेंट होता है वो होता है मीटर गेज, मतलब 1 मीटर, दोनों पटरियां जो ट्रैक है उसके बीच में का डिस्टेंस 1 मीटर का होता है। मतलब उस पर ऐसा इंजन चलेगा जिसके पहिए लगभग 1 मीटर की दूरी पर हो, मतलब ज्यादा बड़ा इंजन नहीं होता। और अब इंडियन रेलवेज क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है ब्रॉड गेज में, मतलब बहुत 1 मीटर से ज़्यादा होता है वो, जिस पे भी एक्चुअली हम इंडियन रेलवेज काम कर रहा है कि सारी लेन्स को जो नैरो गेज है या मीटर गेज है उसको ब्रॉड गेज में वो कन्वर्ट करें। ठीक है, तो काफ़ी है क्योंकि पुराना सेगमेंट था, इसको बदल करके कन्वर्ट किया जा रहा है, धीरे धीरे काम चल रहा है। एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि इंडियन रेलवेज इतना प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट इसको नहीं मिल रहा होता। द रीज़न बिहाइंड कि ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं चीट करते हैं, टिकट नहीं लेते हैं, रिजर्वेशन नहीं होता और भी बहुत सारे कारण। और जो भी इंडियन रेलवेज की जो भी असेट्स होती हैं उसको क्या करते हैं, टीज करते हैं, परेशान करते हैं, खराब कर देते हैं। परेशान कैसे? जो एक इकोनॉमिकल लॉस जो हम दे रहे हैं उसके कारण से क्या होता है, इंडियन रेलवेज को नुकसान होता है। इकोनॉमिकल लॉस के अंदर जैसे आपने, हमारे इंडियंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कोई भी चीज़ मुफ्त में मिलती है ना तो उसको बराबर कर देते हैं, तो सीट्स को फाड़ देते हैं, उसको शीशे कई बार ऐसे तोड़े गए। एक तेजस हमारे यहाँ ट्रेन चली थी, मुझे याद है, उसके बारे में स्टोरी पढ़ी थी मैंने। उस ट्रेन के अंदर सर्विसेज जो थी वो एयरक्राफ्ट के बराबर थी, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं उसके बराबर, वहाँ से चीज़ें चुरा ली गई। तो ऐसे में टिकट तो नहीं लेते हैं, उसके अलावा इस तरह की चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें फेस करनी पड़ती है इंडियन रेलवेज़ को। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ में। कुछ लोग होते हैं जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए चेन को पुल कर लेते हैं, जैसे कहीं कहीं ट्रैक है, कहीं उनका गांव है या कहीं शहर में उनको बीच में उतरना है, तो वो इमरजेंसी जो ब्रेक होते हैं उसको यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण वो उतर के निकल जाते हैं और अल्टीमेटली जो पूरी की पूरी ट्रेन है उसमें इतना ईंधन जो होता है, जो उसको बिजली या डीजल वगैरह जो भी उसमें यूज़ किया जा रहा है वो वेस्टेज हो जाता है। तो यहाँ पर अनएथिकली या अननेसेसरीली वो क्या करते हैं, चेन को पुल कर लेते हैं, जिसके कारण से रेलवेज को इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देखने पड़ते हैं। साथ ही साथ फ्रिक्वेंटली कई सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, इसमें लोगों की लाइफ और कहीं ना कहीं रेलवेज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो इंजन, वो वैगन, ये दोनों जो सेगमेंट हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं और इस तरह के एक्सीडेंट्स कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हमें नुकसान पहुँचाते हैं। एक एक इंजन और एक एक वैगन की कॉस्टिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बट क्योंकि ये एक्सीडेंट होता है इनके अंदर, तो ऐसे में
इसका नुकसान हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब तक नया वैगन नहीं आएगा तब तक उनको सफ़र करना पड़ेगा, वो भी एक प्रॉब्लम है। अब एक और चीज़ आ जाती है कि रेलवेज़ का जो कंपटीशन है वो डायरेक्टली एयरवेज से है, और ये जो एयरवेज है कंपेरेटिवली देखा जाए तो रेलवेज को आज के टाइम में काफ़ी टक्कर दे रहा है। एयरवेज का टिकट अगर आप एक बहुत ही लंबे डिस्टेंस के लिए अगर आप देख रहे हैं तो रेलवेज भी ठीक नहीं होती। एयरवेज बहुत ही कम टाइम में आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाता है। तो ऐसे में अब पहले एयरवेज इतना आसान नहीं था, कॉमन पीपल के अप्रोच में नहीं था, लेकिन आज कॉमन पीपल के अप्रोच में है एयरवेज। तुरंत आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक अप्रोच कर सकते हो। रेलवेज के साथ अगर आप जाएंगे तो लगभग 2-3 दिन लगता है आपको, आप नॉर्थ से साउथ में अप्रोच करना चाहें तो ऐसे में अगर आप रेलवेज को छोड़कर के एयरवेज की तरफ जाते हैं तो आपका टाइम भी बचता है, हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अप्रोचेबल है। तो ऐसे में यहाँ पे टफ कंपटीशन मिल रहा है रेलवेज को एयरवेज से, एंड दीज आर द सम प्रॉब्लम्स विच वी हैव सीन, जो कि इंडियन रेलवेज को फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं, नया देखते हैं आप कुछ। नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है लैंड के अंदर, हमने देखो अभी तक क्या क्या देखा, हमने रोडवेज देखा, रेलवेज अभी छोटा सा उसका एक इंट्रो देखा, और अब आता है हमारा पाइपलाइन। वही पाइपलाइन में भी वही कंडीशन है, इसमें भी ज़्यादा कुछ आपने को पढ़ने को मिलेगा नहीं, सिर्फ थ्योरी है, लेकिन हाँ इसमें आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी देखो पहले तो पाइपलाइन समझो। जैसे देखो आपको एक फोटोग्राफ में भी ये समझ में आ रहा होगा ना कि आपको अगर एक्स प्लेस से वाई प्लेस पे कोई चीज़ पहुंचानी है, अगर वो लिक्विड में है, अगर वो गैसियस फॉर्म में है, या फिर और किसी दूसरे टाइप से, तो ऐसे में पहले तो हम ये देखते थे कि पानी को पहुंचाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप पाइपलाइन का यूज करते हो। बट जैसे जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज होते गए तो पाइपलाइन भी उसमें इंट्रोड्यूस हुआ, और नाउ इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल वे टू फ्लो और वे टू सप्लाई द लिक्विड फॉर्म्स और लिक्विड थिंग्स लाइक वाटर, गैस और एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो ऐसे में इसमें थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं सबसे पहले तो, कि जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है दैट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली द थिंग्स लाइक पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज, इसके अलावा आपके गैसेस, या इसके अलावा जो क्रूड ऑयल वगैरह होता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का मोड बन चुका है। इन द पोर्ट पाइपलाइंस वर यूज्ड ओनली टू ट्रांसपोर्ट द वाटर, मतलब पहले अगर अपन बात करें तो केवल पानी पहुंचाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पाइपलाइन का यूज किया जाता था। बट असेंशियली मतलब नाउ-अ-डेज वी आर यूजिंग just to send the crude oil, just to supply the crude oil, natural gases, petroleum products, etc. from one place to another, we are using pipelines. ठीक है, ऐसे समझें पाइपलाइन एक बार बिछा दी जाती है, हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एक जगह पर पाइपलाइन लगाना, पूरे मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन हाँ इसका बेनिफिट एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड फिर आगे चल के हमेशा ही चीपर रहता है हमेशा के लिए। तो ऐसे में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एंड दैट इज़ रियली असेंशियल। इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस अगर पाइपलाइन के देखे जाएं तो मतलब तीनों ही लैंड ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा इसी के हैं। कैसे हैं देखिए, ट्रांसपोर्टेशन अगर बेटा किया जाता है रोडवेज के थ्रू या रेलवेज के थ्रू तो उसका अपना खुद का एक लिमिटेशन होता है, बट यहाँ पर इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। कैसे नहीं है देखिए, अगर आपने एक बार ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो भी कॉस्टिंग होती है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अगर आप कोई चीज़ पहुँचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर तो बहुत सारे लॉस होते हैं, बहुत डिले भी हो जाता है कई बार, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ना डिले होगा ना फिर कोई लॉस होगा। कई सारे जैसे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं या थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहां पर पाइपलाइन जो बिछाई जाती है उसके थ्रू इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेज होती है पाइपलाइन के थ्रू यहाँ तक पहुँचाई जाती है। ठीक है, बहुत बेनिफिट इसको मिलता है। इसके अलावा इनिशियल कॉस्ट को छोड़ दी जाए पाइपलाइन के लिए, हालांकि वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बाकी आगे चल करके इनकी जो कॉस्टिंग होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, इसका मेंटेनेंस जो होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, मतलब स्लो मतलब लो हो जाता है। इसके अंदर एक और बेनिफिट होता है कि इसमें ऑयल या फिर जो गैस है उसका प्रॉपर रेगुलर कॉन्टिन्यूस मैनर में सप्लाई हमें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा सोचो एक बार, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, ये टैंकर है, सोचिए एक आपके पास में व्हीकल था और इस पे आपने इसको लोड किया और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप इसको मूव कर रहे हो, इसका अपना खुद का लिमिटेशन होगा। एक जगह से एक्स जगह से वाई जगह पर पहुंचने में जितना पेट्रोल ये लेके जा रहा है ना उससे कई ज़्यादा पेट्रोल हो सकता है ये लगा देगा और पता नहीं कब पहुंचेगा। ऐसे में हमें ज़रूरत है इस तरह की किसी एक ट्रांसपोर्टेशन के टाइप की।
जो पाइप्स होते हैं वो उन जगहों पर भी, बहुत ही ज़्यादा टफ जो क्षेत्र हैं, जगह हैं, उन पर भी लगाया जा सकता है जहाँ पे शायद रोड नहीं बन सकती या शायद जहाँ पे रेलवेज नहीं जा सकते। इवन हम समुद्र के अंदर भी पाइपलाइन बिछा सकते हैं। सोचो, समुद्र के अंदर रोड थोड़ी बनाएंगे, और बनाएंगे अगर तो उस पर ज़रूरी थोड़ी लोग जा सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसने कहा कि कई सारे ऐसे रीजंस हैं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत, इतनी टफ जगहों पर भी, हार्ड क्लाइमेट के अंदर भी पाइपलाइन के थ्रू जो भी चीज़ें आपको पहुंचानी होती है एक जगह से दूसरे जगह पर, जैसे आपके पेट्रोलियम है या फिर गैसेस हैं, तो उनको आप पहुंचा सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा कोई पॉसिबल नहीं होता शायद इन जगहों पर। ठीक है, तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में खुद का एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एंड इसी के कारण से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। भारत में कहाँ कहाँ ये पॉपुलरिटी रखे हुए है, लेट्स सी। तो हमारे यहाँ पर अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो बेसिकली पाइपलाइन हमारे यहाँ 3 लेवल पे डिवीज़न इसका किया गया है। जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है उसका 3 जो डिवीज़न है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और 3 डिवीज़न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला डिवीज़न है बेटा आसाम से यूपी, दूसरा डिवीज़न है गुजरात से पंजाब, और तीसरा डिवीज़न है आपका गुजरात से यूपी। ठीक है, अच्छा, अब ये कैसे कैसे है, पहले वाले की बात करते हैं। एक ऑयल फील्ड है, ये जो ऑयल फील्ड है वो आसाम से कानपुर तक का है, और ये कहां कहां से होता हुआ जाता है, गुवाहाटी से, बरौनी से, इलाहाबाद तक। ठीक है, इसके मतलब ये इसके बीच में बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी, बट ये मेजरली 3 वो प्लेसेस हैं जहां तक ये अप्रोच करता है। ठीक है, इसकी ब्रांचेस अगर अपन देखें तो जो बरौनी है उससे हल्दिया कहां से होते हुए जाएगा, यहां पर पहली वाली ब्रांच में राजबंद से, राजबंद तक, राजबंद से लेकर मयूरीग्राम तक, मयूरीग्राम से गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी तक। तो मतलब ये 3 जगह, गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद, इन जगहों पर ये जो ऑयल का फील्ड बनाया गया है या ये जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो अप्रोच करती है आसाम से यूपी। अब आ जाइए, एक यूपी को जोड़ते हैं अपन, यूपी को जोड़ेंगे अपन आगे चल के गुजरात तक। ठीक है, चलो वो बाद में बताऊंगा। अब गुजरात से पंजाब देख लो एक बार। पहले हम कहां गए, आसाम से यूपी, अब हम देख रहे हैं गुजरात से पंजाब। ठीक है, यहां पर लेकर आ जाएंगे गुजरात तक इसको। तो सलाया जो है गुजरात के अंदर, वहां से जालंधर पंजाब तक एक और ऑयल फील्ड के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है। यहां पर क्या है, विरामग्राम से लेकर मथुरा, दिल्ली, सोनपत, इसके अलावा इसकी ब्रांचेस हमें कनेक्ट करती हैं कोयाली, वडोदरा, गुजरात, चाकसू और दूसरे प्लेस। ये जो चाकसू है राजस्थान को कनेक्ट करता है, और राजस्थान की जो ऑयल की फील्ड्स हैं जयपुर के पास में है, वहां से ये क्या करता है, ऑयल सप्लाई करता है पूरे राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आगे चल करके पहला वाला समझ में आ गया, पहला वाला आसाम से कानपुर, आसाम से यूपी बोल दो आप, ज्यादा ठीक रहेगा। तो आसाम से यूपी, दूसरा वाला पंजाब, गुजरात से पंजाब। अब हम गुजरात पहुंचेंगे, जो यूपी वाला है यूपी को गुजरात पहुंचाते हैं। देखो कैसे, देखिए भैया आगे जो तीसरा पाइपलाइन है हमारे यहां, वो कहां से है, गुजरात के हजीरा से लेकर जगदीशपुर इन यूपी। अब इसके बीच में क्या पड़ रहा है, बीजापुर से, बीजापुर मध्य प्रदेश, इसके आगे बहुत सारी ब्रांचेस हैं जैसे कोटा इन राजस्थान, शाहजहांपुर, सबराला, और जो दूसरे प्लेस हैं यूपी के, वहां तक ये जो गैस पाइपलाइन है वो अप्रोच करती है, ऑयल गैस। ठीक है, तो ये वो पाइपलाइन का कनेक्टिविटी है जो बिछाया गया है हमारे इंडिया की नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अपना खुद का एक इंपॉर्टेंस रखता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। शायद अगर ये चीज़ें नहीं होती तो ऑयल या फिर पेट्रोलियम या गैसेस शायद वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने में इनको काफ़ी टाइम लग जाता। सो इसका अपना इंपॉर्टेंस है, इसको प्लीज़ आप एक बार पढ़िएगा, मैप में मार्क करके भेजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम इसके मैप को देखेंगे एंड पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड है जो कि है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, उसको। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास। लेक्चर छोटा था बट नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ज़्यादा हम इसको देखेंगे। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास।